सबसे बड़ी और अहम खबर की शुरुआत कर लेते हैं। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कई जगहों पर छापे मारे हैं। आईटीओ में वाकई तकरीबन 10 से 12 मकामात पर एजेंसी ने छापे मारे हैं। वहीं आईटीओ में वाकई दफ्तर पर भी एजेंसी ने छापे मारे। एजेंसी की टीमें छानबीन में मसरूफ हैं। ख्याल रहे कि नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने पूछताछ की थी। और इसके अलावा आपको एक और तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईडी की तरफ से इस कार्रवाई के खिलाफ खवातीन विंग ने एहतजाज भी किया है। एहतजाजी मुजाहरा अभी भी जारी है। वहां की तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। यानी महिला कांग्रेस की तरफ से यह एहतजाज मुनक्किद किया गया है। ईडी की तरफ से जो छापेमारी की गई है, तो ईडी की छापेमारी को लेकर लगातार कांग्रेस बरहम नजर आ रही है। संसद से लेकर सड़क तक यह एहतजाजी मुजाहरा जारी है। अभी भी आईटीओ दफ्तर में वाकई हेराल्ड दफ्तर के बाहर महिला विंग यानी खवातीन विंग की तरफ से यह एहतजाजी मुजाहरा जारी है। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें भी दिखाएंगे और अपडेट भी फराहम करेंगे। शंकर, आईटीओ में वाकई नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर अभी छापेमारी जारी है। हम चाहेंगे कि अगर आप वहां पर मौजूद हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही बताइएगा कि क्या कई महिला कांग्रेस को हिरासत में तो नहीं लिया गया है? देखिए, इस वक्त मैं आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के ठीक बाहर हूं और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे ये नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, जहां पर यहाँ पे इस वक्त में ईडी की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है और यहीं पे इसी दफ्तर के 4th फ्लोर पर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर 4th फ्लोर पर जो दफ्तर है वहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उन तमाम दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बताया जाए तो जिस तरह से यहाँ पर ये पासपोर्ट ऑफिस भी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे आम लोगों को आप जो देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में वो काम करवाने के लिए आए थे, अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, यहाँ पर उन जो पासपोर्ट सेवा से जुड़े हुए विभाग को भी बाकायदा यहाँ पर किराए पे दिया गया था। हालांकि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा बहुत पहले ही अटैच की जा चुकी है, लेकिन यह मामला अभी भी कोर्ट में है और इस मामले की जो तफ्तीश है वो की जा रही है। और आज सुबह में तकरीबन 6:30 बजे के लगभग में ईडी की जो कई टीम है वो तकरीबन 12 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में जिस तरह से अभी पिछले कुछ समय पहले सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण और भी जानकारियां मिली थी, उसी के मद्देनजर आज कई कंपनियों के खिलाफ आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और इसी लिहाज से आज ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची है। जी, तो यानी आप नेशनल हेराल्ड दफ्तर के बाहर मौजूद है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। शंकर, क्या अभी भी ईडी की टीम इस दफ्तर के अंदर मौजूद है? दूसरी तरफ उस हवाले से भी अपडेट बताइएगा कि खवातीन विंग कांग्रेस की भी एहतजाज कर रही है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर कांग्रेस की जो महिला विंग है वो यहाँ पे पहुंची थी। इसके साथ साथ हालांकि पुरुष भी काफी जो कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे थे, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार और इसके साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के खिलाफ सर्च यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब पुलिस कर्मियों के द्वारा उन्हें अब दूसरे रूट की ओर लेके गए हैं। ठीक यहाँ से जो दूसरे साइड में आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पे आईटीओ है और आईटीओ पे ही यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो मूव कर चुके हैं। जो तमाम जो लोग जो थे जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे वो अब आईटीओ की ओर मूव कर गए हैं। तो जो अगली रेड लाइट है उस रेड लाइट पे बैठ करके वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और तमाम जो लोग हैं वहां पर अब मूव कर गए हैं, जिससे कि वहां पर सड़क को भी रोका जाए और वहां पे विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया जा सके। तो इसके लिए जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो तमाम कार्यकर्ता अब आईटीओ की ओर मूव कर गए हैं। लेकिन इस वक्त में जो ईडी के तफ्तीश करता है वो अभी इस दफ्तर में ही है। यहाँ पे 4th फ्लोर पे बैठ करके जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट में बाकायदा तमाम मामलों की पड़ताल में जुटे हुए हैं। तमाम दस्तावेजी जो प्रक्रियाएं हैं उन दस्तावेजी प्रक्रियाओं को खंगालने में अभी ईडी की टीम जुटी हुई है और ये इस मामले में उन तमाम दस्तावेज को खंगाला जा रहा है कि किस तरह से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। हालांकि जो आरोप लगे थे, आरोप काफी संगीन थे कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड सबसे पहले
बिल्कुल इसी मामले को लेकर हमने देखा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से गुज़िश्ता दिनों पूछताछ हुई और इस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह संसद से लेकर सड़क तक जारी रहा। और आज जब आईटीओ में वाकई नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, वहां पर जब ईडी मौजूद है इस दफ्तर में, उसके खिलाफ भी कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। कितना वक्त हो चुका है ईडी का इस दफ्तर में मौजूद रहे और अभी क्या लगता है कि ये तफ्तीश, ये छापामारी कार्रवाई और मजीद बढ़ सकती है? शंकर, देखिए, सर्च ऑपरेशन सुबह में 6:30 बजे प्रारंभ हुई है, लेकिन यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो 9 बजे यहाँ पे पहुंचे थे, क्योंकि दफ्तर खुलने का जो वक्त है लगभग 9 बजे का वक्त होता है। तो जब सुबह में यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची तो उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही दफ्तर को खोला जाएगा उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर 9 बजे के लगभग में यहाँ पर ईडी के अधिकारी पहुंचे थे और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया। लेकिन कई अन्य दूसरे जो लोकेशन है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 12 लोकेशन पे इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो दूसरे अन्य जो लोकेशन है वहां पर पहले टीम पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ पर सर्च ऑपरेशन विलंब से प्रारंभ हुई है और यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जो सर्च ऑपरेशन को खत्म होने के बाद यहाँ से अधिकारी सीधे निकलकर यहाँ से सीधे ईडी मुख्यालय पर जाएंगे। उसके बाद औपचारिक तौर पर इस मामले पर डिटेल्स जो है वो खंगाला जाएगा कि आज सर्च ऑपरेशन के दौरान किन किन तरह के जो दस्तावेज को जब्त किया गया है, क्या क्या सामान जो है उसकी बरामदगी हुई है। तो इसके बारे में बाद में ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर बयान दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आज कहा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड की अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड जो है वो मसला काफी संगीन है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के बाद ही जो नेशनल यूथ कांग्रेस का जो एक दूसरा एक जो कंपनी बनाई गई थी साल 2010 में, यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, तो सीधा कनेक्शन उसका नेशनल हेराल्ड से ही जुड़ा हुआ था। लिहाजा इसी मामले में सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी और राहुल गांधी से की अगर बात करें तो राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ हुई थी, जिसमें कि सबसे प्रमुख मसला था नेशनल हेराल्ड और नेशनल हेराल्ड के बाद यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी उस मामले पे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे काफी कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो पहुंचे थे, इसके साथ साथ यहाँ पे महिला जो ब्रिगेड है वो पहुंची थी। तो तमाम पहुंचने के बाद यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल जो है उसको भी यहाँ पर बाकायदा तैनात किया गया और तैनात करने के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाई गई है। और अगर बात करें नेशनल हेराल्ड की, अगर बात करें तो नेशनल हेराल्ड बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये मामला काफी दिनों से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकजी सरकार कांग्रेस को घेर रही है तो वहीं ईडी अपनी कामकाज को जारी रखे हुए है। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं आपके पुश्त में गेट से लोगों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 4th फ्लोर पर आपने कहा कि इस वक्त अकाउंट डिपार्टमेंट में ईडी मौजूद है, ये कौन लोग हैं जो आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हेराल्ड हाउस से? इसके अलावा आपने 12 मकामात का जिक्र किया, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ईडी ने हेराल्ड हाउस के अलावा 12 मकामात पर छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी। तो उन 12 मकामात के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? क्या वो कांग्रेस से जुड़े ही ठिकानों पर छापेमारी आज ईडी की टीम ने की है या फिर दिगर और मकामात इसमें शामिल है, कोई और लोग हैं जहां पर छापेमारी की गई? देखिए, इस वक्त में जो आपको मैंने बता रहा था कि ये जो काफी लोग यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ में जो काफी लोग अंदर से बाहर आते हुए जो दिख रहे हैं, ये लोग आम लोग हैं। आम लोग जो पासपोर्ट अपना बनवाने के लिए आए थे या पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए तमाम जो लोग आते हैं, तो ये वो लोग हैं। और यहाँ पर सुबह से ही लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पर तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं पासपोर्ट बनाने की वो होती है। और यहाँ पर जो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ एक दफ्तर है वो 4थे मंजिल पर है, जो हमारे ठीक पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के 4थे मंजिल पर नेशनल हेराल्ड का एक अकाउंट सेक्शन है और वहां पर अभी भी वो दफ्तर है। हालांकि ये कागजी कार्रवाई पे इसको बहुत पहले ही अटैच कर लिया गया था। अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि वो मामला कोर्ट में जाता है, जिसे ट्रिब्यूनल कोर्ट कहा जाता है। ईडी का एक अलग से एक कोर्ट होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट। वहां पर उसके अटैचमेंट से संबंधित मामले की सुनवाई होती है और ये पिछले काफी समय से वो सुनवाई चल रही है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जिस तरह से अगर कहा जाए कि सरकारी जो खाते होते हैं, जो सरकारी दस्तावेज होता है, उसमें इस प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर चुकी है। ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी में दिखाना चाहूँ, काफी बड़ी ये प्रॉपर्टी है और ये देखिए पूरा नेशनल हेराल्ड की ही प्रॉपर्टी है। हाँ। तो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जो कभी एसोसिएट जनरल की होती थी, लेकिन वो एक ट्रस्ट के बाद किस तरह से नेशनल हेराल्ड की बनी और नेशनल हेराल्ड जो कहा जा सकता है कि एसोसिएट जनरल जो एक ट्रस्ट बनाया गया था, उसके बाद उसके 3 अखबार स्टार्ट किया गया था। नेशनल हेराल्ड जो इंग्लिश में पब्लिश होता था,
बिल्कुल। उर्दू में कौमी पत्रिका और हिंदी में नवजीवन, ये 3 अखबार की प्रारंभ किया गया था। उसके बाद 3 अखबार जो प्रारंभ किया गया, तो नवजीवन और दूसरा जो अखबार है कौमी पत्रिका, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो तीसरा अखबार था नेशनल हेराल्ड, तो ये जो तफ्तीश चल रही है, ये नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला है। उसके बाद यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनी, किस तरह से कंपनी बनी और उस कंपनी का जो मालिकाना हक है, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में बात करें तो ये 4 लोगों के नाम से कंपनी का एक मालिकाना हक था। लेकिन ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा का इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पास उनके पास एक मालिकाना हक है उस यंग इंडियन लिमिटेड का। और जिस तरह से साल 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं और बहुत बड़ी फहरिस्त भी है, क्योंकि एक से दूसरी कड़ी भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए ईडी की तरफ से छापेमारी कार्रवाई जारी है। उधर कांग्रेस का एहतजाज भी लगातार जारी। बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। तो लगातार ईडी की कार्रवाइयों पर भी हमारी नजर बनी हुई कि ईडी कैसे किन किन मकामात पर आज छापेमारी की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आज दिल्ली खवातीन कांग्रेस की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा था, जो कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि शंकर ने कहा, तस्वीरें भी हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में मंकी पॉक्स के एक और नए मामले की तस्दीक हुई है। एक 35 साला नाइजीरियन शख्स की रिपोर्ट मुस्बत आई है। नाइजीरिया का ये दूसरा शख्स है जो मंकी पॉक्स से मुतासिर पाया गया है। हुकूमती जराये ने बताया है कि उसने हाल फिलहाल में कहीं का सफर नहीं किया। दिल्ली में मंकी पॉक्स केसेस की तादाद अब 3 हो गई है, जबकि मुल्क भर में अब तक 8 केसेस सामने आ चुके हैं। कई डॉक्टरों का यह मानना है कि तकरीबन 20 केसेस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में दाखिल मंकी पॉक्स के एक मरीज को पीर की रात डिस्चार्ज किया गया। हुकाम ने बताया कि मरीज के राब्ते में आने वाले डॉक्टर समेत 14 अफराद को अलग थलग रखा गया है। मंकी पॉक्स का पहला मामला 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले से सामने आया था, जबकि दूसरा केस 18 जुलाई को कुन्नूर जिले से और तीसरा मामला मल्लापुरम में 22 जुलाई को रिपोर्ट हुआ था। और चौथे मामले की भी तस्दीक हुई। फिर उसके बाद 5वें मामले की अगर हम बात करें तो कल इस हवाले से वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि 5वां मामला भी केरल में सामने आया है और पहली मौत भारत में मंकी पॉक्स से हुई है, वो केरल में हुई है। 22 साला शख्स था। तो ये तमाम अफराद बैरून मुल्क से वापस आए थे। वहीं केरल में वायरस से मुतासिर एक 22 साला नौजवान की 30 जुलाई को मौत हुई। ये मंकी पॉक्स से मुल्क में पहली मौत थी। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुल्क की आवाम से घबराने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमतें मुस्तैद हैं और इस ज़िम्न में रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर एक बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। तो इस पर हम डॉक्टरों की भी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी खबर इसे मानी जा सकती है। डॉक्टरों का ये मानना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स का दायरा जो है वसी होता हुआ जा रहा है। और जब पहली मौत हिंदुस्तान में, भारत में मंकी पॉक्स से हुई है तो क्या। मोहसिन वली साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पहली मौत मंकी पॉक्स से हुई है तो ये चिंताजनक बात है, फिक्रमंद बात है कि नहीं? ये चुनौती भी अब सरकारी सतह पर भी बनती जा रही है और आवाम के लिए भी। जी बिल्कुल, शुक्रिया। बिल्कुल ये तशवीश की, चिंता की बात है और बहुत खबरदार रहने की जरूरत है, क्योंकि ये यंग पेशेंट की डेथ हुई है। जी प्लस 23 ईयर्स, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। ये यंग पेशेंट है और इस तरह के यंग पेशेंट में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको कुछ कोमॉर्बिडिटी ऐसी हुई होगी, कोमॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इस पर मजीद तहकीक हो रही है और उसके सब सैंपल्स की जांच दोबारा से हो रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि एग्जैक्टली वो किस एसोसिएटेड बीमारी का शिकार हुआ, क्योंकि पर से हमने बार बार डॉक्यूमेंट किया है। WHO ने भी कहा है कि मंकी पॉक्स पर से बजाते खुद, जिसको हम कहते हैं, वो डेथ कॉज करती है, अनलेस के कोमॉर्बिडिटी ना हो, पेशेंट की इम्यूनिटी कम ना हो, पेशेंट के अंदर जो है रेजिस्टेंस कम ना हुआ हो, स्टीरॉइड पे ना हो, पेशेंट एल्डरली ना हो और कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से वो डेथ
वो तो ये इसकी डेथ जो है वो प्रूव की जा रही है। और इसमें खास चीज ये है कि हमको गार्ड को अपने लूज नहीं करना है जी और बहुत ज्यादा एहतियात उन लोगों के साथ इख्तिलात से करनी है जो बाहर का सफर करने आए हों। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, हाँ क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो कहलाता है जी वो 12 दिन तक हो सकता है। तो वो 3 से 12 दिन तक कोई भी शख्स मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड होगा हम्म को फैला सकता है बिल्कुल। ड्रॉपलेट के जरिए। जिस शख्स की 22 से 23 साल उम्र बताई जा रही है जिसकी मौत हुई है केरल में, क्या क्रोनिक डिजीज उसे थी? क्योंकि आप कहा ये जाता रहा और हम ये मानते हैं कि अगर क्रोनिक डिजीज से वाबस्ता लोग हैं, उन्हें अलग अलग बीमारियां हैं, तो मंकी पॉक्स से कोरोना जैसे अलामात से वो इफेक्टेड हो सकते हैं। तो इस केस में क्या इस हवाले से कुछ जानकारी मिल पाई है मोहसिन वली साहब? नहीं, वही जी मैंने वही अर्ज किया कि ये कोमॉर्बिडिटीज अपरेंट न होने की वजह से इसकी तहकीक हो रही है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि ये क्या था। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में पहला केस आया था उस केस की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। बिल्कुल। और ये उसी से मिलती जुलती बात है कि यंग पेशेंट की डेथ हुई है, वो गोया मंकी पॉक्स से हुई है या एसोसिएटेड कोई और इलनेस से हुई है। हाँ। तो क्योंकि इसमें अभी हम इस कहने की पोजीशन में नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि मंकी पॉक्स से डेथ हुई है। मंकी पॉक्स के केस की डेथ हुई है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और ये पहला डॉक्यूमेंटेड केस है इंडिया में और ये सीरियस सिग्नल्स दे रहा है जिसमें हमें एहतियात की तरफ इशारा बिल्कुल, किया जा हमें रहा है। एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये सिग्नल्स हैं हमारे लिए, या अलार्मिंग सिचुएशन आप इन्हें मान सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और घर बैठे लोगों को मशवरा देने के लिए। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त जम्मू कश्मीर के LG मीडिया से मुखातिब हैं। आपको आइए सीधे लिए चलते हैं। जब मैं आया था 5,316 करोड़ यूटी डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर का, आज वो 22,000 करोड़ पहुंच गया। इसी मनोज जी और जनता जिले में 3 गुना 4 गुना इसी धन में हम खर्च कर रहे हैं। इसी में कश्मीर और की चुने हुए जनता प्रतिनिधियों की सहमति से 20,000 प्रोजेक्ट बनाकर हमने इम्प्लीमेंट किए। तो मेरे पास कहने के लिए अगर 2-3 घंटे का आप समय दें तो मैं ऐसे 1000 बातें बता सकता हूं जो पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। मनोज जी इन उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कश्मीर आगे बढ़े, मुख्य धारा से जुड़े, पूरा देश चाहता है। लेकिन सबसे 2-3 छोटे सवाल जो कश्मीर की जनता चाहती है, वहां की आवाम चाहती है, वो वहां के विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आपने बहुत कहा कि विदेशी निवेश लाएंगे, वहां कोई निवेश ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी बनाएंगे श्रीनगर को, वहां थोड़ा सा भी पानी आता है तो वहां बाढ़ आ जाती है, पूरा का पूरा श्रीनगर बाढ़ में डूब जाता है। श्रीनगर जम्मू हाईवे जो है उसे लाइफलाइन कहा जाता है, जरा भी बरसात होती है तो भूस्खलन के कारण वो पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो यहाँ कहाँ विकास यहाँ कहीं रुक नहीं रहा है? क्या इन सब चीजों पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूं, मैं चाहता था कि आप बड़े सवाल करिए लेकिन आप छोटे सवाल कर रहे हैं तो मैं छोटा उत्तर जनता का सवाल छोटा ही होता है। बात जम्मू श्रीनगर हाईवे की बात आपने की। मुझे याद है जब मैं आया था तो 11 घंटे लगते थे जम्मू से श्रीनगर आने में। अब आराम से लोग 5-5.5 घंटे में जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं। एक सड़क का एक पोर्शन करीब 11 किलोमीटर एक परिस्थिति के कारण खराब हो गया था। वहां टनल बनाने का काम चल रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है और अगले साल वो पूरा हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 घंटे की दूरी अब 5-5.5 घंटे हो गई है और अगले साल जब आप आएंगे तो मैं आपको जम्मू से श्रीनगर ले आऊंगा 4 से 4.5 घंटे में। ये बदल हुई है पिछले 3 सालों में। दूसरी बात, आपने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करी। आज़ादी के बाद से लेकर के 1 साल पहले तक कुल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया था। एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार की सहायता से बनी और उसमें मैं आभारी हूं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर के उस स्कीम को बनाने में हमारी मदद की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में 56,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं। 38,080 करोड़ के प्रस्तावों की स्वीकृति दे दी गई और 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी जब जम्मू के पल्ली गांव में आए थे तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमने की थी 38,080 करोड़ के। अनेक काम चल रहे हैं। विदेशी निवेश की बात आपने कही। दुबई एक्सपो में मुझे जाने का अवसर मिला था।
और मैं आपको कहना चाहता हूं, एमआर ग्रुप को हमने यहां जमीन दी है, वो 5 लाख स्क्वायर फुट का माल बना रहा है। 2 IT टावर, एक श्रीनगर और एक जम्मू में बना रहा है। दुबई पोर्ट का नाम आपने सुना होगा। इनलैंड कंटेनर डिपो जम्मू में बनाने के लिए उन्होंने जमीन अर्जित की है और वो भी काम शुरू करने जा रहे हैं। ऐसे ही लुल्लू ग्रुप के लोग भी यहाँ का माल ऑलरेडी वो ले जाकर के दुबई में बेच रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में वो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसी 20 कंपनियां आई थी जो हॉस्पिटैलिटी में काम करना चाहती हैं। मेडिसिटी का एक प्रस्ताव था जिसमें 4400 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमने स्वीकृत कर दिए हैं। अब वो अस्पताल तो बनेंगे ही, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। 1000 MBBS की सीटें भी जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी। मैंने पहले बताया था कि सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के कारण बहुत बन गए, यहाँ एम्स 2 बन गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। तो ये जो 2 सवाल थे, एक तीसरा सवाल क्या था अमिताभ जी आपका? मनोज जी, अब बड़ी शांति प्रक्रिया बहुत शुरू हो गई है, आतंकी भाग रहे हैं, पाकिस्तान के मंसूबों को आप लोग नाकाम कर रहे हैं, लेकिन एक नई चीज जो देखने में आ रही है, जो कई लोग जो रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, गोलगप्पे बेचने वाले जो पूर्वांचल से गए हुए हैं, उनको आतंकी निशाना बनाने लगे थे। तो आपको लगता है एक बार फिर से 1990 वाला माहौल दोहराने की कोशिश वहां पे हो रही है? क्या एक डर है? क्या आप लोग सतर्क हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच है कि छिटपुट घटनाएं कुछ हुई जिसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कुछ लोगों ने किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड है। हमारा जो पड़ोसी है वो इस बात से विचलित है कि जम्मू कश्मीर का आर्थिक विकास कैसे हो रहा है। GST कलेक्शन हमारा सबसे ज्यादा क्यों होने लगा, एक्साइज टैक्स में हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू कैसे अर्जित करने लगे, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में क्यों आ रहा है, इससे हमारा पड़ोसी चिंतित है और उसके इशारे पर कुछ घटनाएं हुई। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो का सवाल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। 2-4 निर्दोष लोगों की हत्याएं होना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 370 के बाद, या मैं कहूं कि मोदी जी के शासन में देश की अपेक्षा है कि यहां कोई एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। वो पैमाना है देश के सामान्य आदमी का, और उस पैमाने पर हमारी परीक्षा ली जाती है या हमें कसौटी पर कसा जाता है। मैं अगर दूसरी बात आपको कहूं तो पिछले 20 वर्षों के आंकड़े आप जरा निकाल लीजिए, कितने इनोसेंट लोग मारे गए, मैं समझता हूं उससे आप जरा अंदाजा लगाइए। बिल्कुल। कितने आतंकवादियों का सफाया हुआ। 130 टेररिस्ट जनवरी से लेकर आज तक मारे गए हैं, जिसमें 37 फॉरेन टेररिस्ट हैं, हाईएस्ट एवर नंबर अगर पिछले सालों से आप तुलना करेंगे। इसी मनोज जी, आपने पिछले दिनों हाइब्रिड टेरर की बात की थी। हाइब्रिड टेरर। एक मिनट अमिताभ जी, 1 मिनट और लूंगा मैं। पत्थरबाजी अब इतिहास की घटना हो गई, हड़ताल और बंद काल इतिहास की बात हो गई। अब किसी को सजा हो जाए, किसी की मौत हो जाए, अब जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में कोई बंद नहीं होता है। यह बड़ा परिवर्तन 370 हटने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से यहां अमन चैन पूरी तरह से कायम करके, और सामान्य आदमी के मन में अगर कोई भय है तो उसे समाप्त करके ही हम चैन से बैठेंगे। मनोज जी, पिछले दिनों आपने एक हाइब्रिड टेरर की बात की थी। 14-17 साल के बच्चे, युवा जो हैं, उनको पाकिस्तान से के आका उनको आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दिल पे हावी हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी कामों के लिए। बात समझिए कि जितने नामी गिरामी टेररिस्ट थे, अब कोई बचा नहीं है। टेररिस्ट की सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है, और इसलिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। पहले टेररिस्ट अपने को डिक्लेयर करते थे कि मैं इस तंजीम से जुड़ा हुआ हूं, अब टेररिस्ट हूं। अब उनको एक भय है कि अगर हमने डिक्लेयर किया तो ज्यादा समय हम बच नहीं पाएंगे, सुरक्षा बलों के लोग हमें मार गिराएंगे। ये एक नई टर्मिनोलॉजी लोगों ने इस्तेमाल किया है। अबोध बच्चों को, 17-18 साल के बच्चों को गुमराह करके कि आओ इसमें बहुत कुछ मजा है, ये देखो ये कैसी बंदूक है, ये देखो ये कैसी पिस्तौल है, एक निर्दोष आदमी को मार दो।
कुछ पुरानी व्यवस्था ऐसी चली थी, डी रेडिकलाइजेशन करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे बच्चों से संपर्क भी कर रहे हैं। मिशन यूथ के अंतर्गत यहाँ के नौजवानों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सके, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की, क्योंकि जब भी मैंने कहीं यहाँ आवाम के बीच बात की है तो एक ही बात कही है कि शांति के बिना विकास नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी हिस्से में जहाँ शांति नहीं वहाँ विकास नहीं हो सकता। और यहाँ की आवाम समझने लगी, कुछ तत्व हैं जो हमारे पड़ोसी के इशारे पर इस तरह काम करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बंदूक उठाने वाले से ज्यादा गुनाहगार वो है जो इस इकोसिस्टम को चलाता है। पहले और अब में एक बड़ा अंतर आया। पहले इकोसिस्टम पर तो कुछ अहम खबरों के साथ अब जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की न्यूज़ 18 नेटवर्क से खास बातचीत आप देख रहे थे। तो न्यूज़ 85 में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।